जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल पे कृष्ण क्लासेस में। दोस्तों, क्लास 6 की जो एनसीईआरटी चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी, जो आपकी ये जो अधिकतर गवर्नमेंट कॉलेजेस में चलती है। जो क्लास 6 की एनसीईआरटी ये स्टार्ट करेंगे हम। और इसका आज पहला अध्याय दिन आपका 21वां दिन है और पहला अध्याय पर्यावरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, पर्यावरण, सबसे पहले हम पर्यावरण में तो पर्यावरण के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पर्यावरण कैसे कहते हैं। देखिए, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर जो लोग, स्थान और वस्तुएं पाई जाती हैं उसको पर्यावरण कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपके चारों ओर, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे चारों ओर आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, या मेरे चारों ओर ये आवरण लगा हुआ है, ये दीवारें हैं, या फिर बाहर जितनी भी वस्तुएं हैं, या प्रकृति के रूप में जल है, ठीक है, तालाब है, नदियां हैं, ये सभी अगर पाई जाती है तो सबको पूरे को क्या कहेंगे? पर्यावरण। यानी हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं उसको पर्यावरण कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पर्यावरण भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण समझ लेते हैं हम लोग। इसके लिए पहले आप लोग जो है पर्यावरण जो लिखा है इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद में आगे चलते हैं। मैं एक तरफ हट जाता हूँ तब तक, इसके बाद अभी तक हम पर्यावरण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं पर्यावरण के घटक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, तो आप बताइए कौन घटक? प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानव पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, देखिए, जो इस प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण से पहले सबसे पहले क्या हुआ? पृथ्वी पर से पेड़ पौधे ही विकसित हुए। इसके बाद धीरे धीरे मनुष्य का जन्म हुआ। ठीक है, आपको जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको दिख रहा होगा यहाँ पे सारी एक एक करके। सबसे पहले क्या हुआ? जो आपका पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण बनने से पहले क्या हुआ? प्राकृतिक पर्यावरण में सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे, यानी हमारे पूरे पर्यावरण में पेड़ पौधे ही, जल, नदी, तालाब, यही सब पाए जाते थे। मानव इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं। लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे मानव से पहले एक मानव हुआ, उससे बाद में फिर परिवार बना। मानव से एक परिवार बना, मतलब मानव था पर शादी हुई इसकी तो एक, पर उसके बच्चे अच्छे हो गए तो क्या हुआ? एक परिवार बन गया। फिर परिवार से धीरे धीरे एक समुदाय बन गया, उसके बच्चों की शादी हुई, ठीक है, और समुदाय में बहुत बड़ा समुदाय बन गया, यानी एक गांव जैसा। ठीक है, परिवार बना, ठीक है, पहले मानव था, मानव से परिवार बना, परिवार से समुदाय, समुदाय का मतलब पूरा एक गांव जैसा निर्मित हो गया। उसके बाद में फिर जब पूरा गांव जैसा निर्मित हो गया, सभी की आवश्यकताएं क्या हुई? बढ़ने लग गई। जब आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो उसने आर्थिक क्षेत्र में विकास किया, शिक्षा क्षेत्र में विकास किया, यानी जब उसने समझा कि जो तकनीकें हमारे पूर्वज सीख के आ रहे हैं, पहले शिक्षा अच्छा नहीं थी कुछ, उसने समझा जैसे खेती करना हो गया, ठीक है, किसी से बातचीत करना होगा, या फिर कोई भी कार्य हो गया उसको सही ढंग से, जैसे कोई बूढ़ा इंसान है उसको आपसे ज्यादा नॉलेज होगा किसी काम को करने का, वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखता होगा। तो लोगों ने सोचा क्यों ना इसको, जो हम लोग पूरा पीछे अपना जीवन व्यतीत करके आए हैं, उसी जीवन को कैसे हम लोगों ने संघर्ष किया, कैसे नदियों नदियों से काट काट कर नदियों से नहरों का निर्माण हुआ, कैसे खेती का निर्माण हुआ, ठीक है, कैसे हम लोग बीज बोने लग गए, ये सब जो परंपराएं हमने झेली है, समस्या झेली है, इसको हम शिक्षा के रूप में बच्चों को वितरित करें, अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएं। तो धीरे धीरे इसी प्रकार से अपनी भाषा को, यानी अपनी बात को किसी के समक्ष रखने से शिक्षा का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? शिक्षा का। देखिए, पहले व्यक्ति था, व्यक्ति से परिवार बना, और परिवार से समुदाय, समुदाय से शिक्षा का निर्माण हो गया। अब शिक्षा, जब सभी लोगों ने शिक्षा, यानी कि
जितने संघर्ष यानी कि हमें शुरुआत एक व्यक्ति अपने पूर्वजों से यानी अपने माता पिता से सीखे, एक बच्चा अपने माता पिता से सीख कर खेती करे और एक बच्चा स्वयं अपने आप से नई नई खेती करना सीखे, तो कौन सा बच्चा ज्यादा उपज पैदा करेगा? नई वाला कैसे करेगा? पुराना वाला। क्यों? पुराना अपने माता पिता से तकनीक सब सीखा पड़ा है और उसको सीखना पड़ेगा खुद से संघर्ष करना पड़ेगा। कि जैसे पुराना अगर बच्चा है अपने माता पिता से जो सीखा हुआ है लड़का, वो जानता है कि वो बीज कैसे बोया जाता है, पानी कैसे लगाया जाता है, कितने दिनों बाद दिया जाता है खेत में। लेकिन जो नया नया होगा, जो खेती कभी उसने देखी नहीं होगी और वो शुरुआत करेगा, तब उसको ज्यादा टाइम पहले तो उसको बीज देखेगा इस समय किस जलवायु में कौन सा बीज बोया जाता है, ये उसको डिसाइड करने में काफी समय लगता है। फिर उसको बाद में वो खेती में पानी कैसे, बीज कैसे छिड़का, ये सब सीखने में उसको टाइम लगेगा। जितना उसके माँ बाप को, पुराने लड़के के माँ बाप को टाइम लगा होगा, उतना उसे टाइम लग जाएगा सीखने में, उसके बाद में नई पीढ़ी आएगी तब उसको हो जाएगा। तो यानी कि शिक्षा के लिए जब शिक्षा प्राप्त करके नई नई खेती ये सब होने लगी, तब लोगों ने सोचा इसका विकास किया जाए। धीरे धीरे विकास होने लगा। पहले तो आदान प्रदान नहीं थी, यानी कि एक जब पूरा समुदाय, कोई गेहूं की खेती कर लेता था, कोई किसी चीज की खेती कर लेता था, आपस में क्या कर लेते, एक दूसरे में बांट लेते। जैसे किसी ने गेहूं उगा लिया तो किसी ने दालें उगा ली, तो ये आपस में आदान प्रदान करते थे। जैसे किसी ने गेहूं उगाया, किसी ने चावल उगाया, किसी ने मक्का उगा लिया, किसी ने कुछ भी कर लिया, ठीक है। जिसको जो जरूरत पड़ता था वो एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ। शिक्षा से फिर लोगों ने समझा स्टोर करना, इसको कि ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा करना और उसको एकत्रित करके बेचना, यानी कि एकदम से बेचना, सिर्फ अपने खाने के लिए रखे, बाकी सब बेच दे। तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक व्यवस्था का, यानी अर्थव्यवस्था का पैसे का निर्माण हुआ, ठीक है। अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। अर्थव्यवस्था से फिर राजनीति, यानी अर्थव्यवस्था यानी हम बेचेंगे तो वो बेचेंगे किसे, फिर सरकार या राजनीति का निर्माण हो। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस रहा। अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। देखिए ये आपको प्राकृतिक पर्यावरण आपको इधर दिख रहा होगा, सभी घटक दिख रहे हैं, पूरा चित्र आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चों को, और आप लोग समझिए। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है, भूमि, जल, वायु और पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। यानी कि भूमि, यदि आपको भूमि ना प्रदान की जाए, अगर भूमि ना हो, सिर्फ जल ही जल हो, जीवन संभव होगा? नहीं होगा। अगर जल ही जल हो और स्थल ना हो, तब भी क्या जीवन संभव होगा? नहीं। अगर वायु, स्थल और जल हो, वायुमंडल ना हो, तो क्या यानी हवा या वायुमंडल ना हो तो जीवन संभव होगा? नहीं होगा। तो सभी से मिलकर, यानी भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे बिना इसके भूमि, जल, वायु के निर्मित होंगे? नहीं निर्मित होंगे। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। आप लोग इधर प्राकृतिक पर्यावरण का चित्र भी देख रहे होंगे, ठीक है, जिसमें हम भूमि को कह सकते हैं स्थल मंडल। क्या कह सकते हैं? स्थल मंडल। भूमि को क्या कह सकते हैं? लिखना नहीं, समझो। स्थल मंडल। क्या कहते हैं भूमि को? यही जल को क्या कहेंगे? जल मंडल, ठीक है। वायु को क्या कहेंगे? वायुमंडल। ठीक है। अब स्थल मंडल में कौन कौन सी चीजें आएंगी? पर्वत, पठार, मैदान, नदी, तालाब, वो पर्वत, पठार, मैदान और छोटी छोटी ये सब आ जाएंगे। स्थल में क्या आ जाएगा? पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है। ये सब किसमें आएगा? स्थल मंडल में। फिर जल मंडल में क्या आएगा? नदी, तालाब, नाले, समुद्र, ठीक है, महासागर, ये सभी किसमें आएंगे? जल मंडल में। वायुमंडल में क्या आएगा? संपूर्ण वातावरण, हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह से 1600 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र आएगा वो सभी किसमें आएगा? वायुमंडल। ठीक है। ये इनको हम विस्तार पूर्वक पीछे वाली वीडियोस में बता भी चुके हैं। यदि आप उनको भी समझना चाहते हैं तो पीछे जाकर आप प्लेलिस्ट वीडियो की चैनल में प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर एनसीईआरटी नाम से है और आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों तो पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे इसके समझ लेते हैं। जो प्राकृतिक पर्यावरण है, इसमें भी दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। हमने कहा ना, जीव जंतु, पेड़ पौधे,
दो प्रकार का प्राकृतिक पर्यावरण, यानी अगर पूछा जाए प्राकृतिक पर्यावरण के घटक तो बताओगे आप, क्या बताओगे? प्राकृतिक पर्यावरण के घटक अगर पूछे जाए आपसे तो आप बताएंगे जीवी जीवी पर्यावरण और अजीवी पर्यावरण। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के अगर घटक पूछे जाए तो आप बताएंगे जीवी और अजीवी। और ध्यान रखना जो आपका जीवी पर्यावरण है वो सजीवों का संसार होगा। किसका? सजीवों का संसार, सजीव प्राणियों का संसार, यानी जिसमें जीवन उपस्थित हो। सजीव प्राणियों का संसार जैसे आपका जीव जंतु हो गया। कौन से? जीव जंतु। ठीक है, जीवी पर्यावरण क्या कहलाएगा? सजीव प्राणियों का संसार, यानी जिसमें जीवन हो। ठीक है, जो चल सके, उठ के इधर उधर टहल सके, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गए सभी। ठीक है, जितने भी जानवर, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या है, कायम आएंगे जीवी पर्यावरण। ठीक है, किसमें आएंगे? जीवी पर्यावरण में। और अजीवी पर्यावरण में जिसमें जीवन ना हो, इस प्रकार से कह देते हैं, यानी इधर सजीव होगा, इधर हो जाएंगे निर्जीव। इधर सजीव प्राणियों का संसार, ये आपका हो जाएगा निर्जीव प्राणियों का संसार। निर्जीव प्राणियों का संसार जैसे आपका स्थल हो गया, यानी स्थल पे पेड़ पौधे ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, स्थल जहां पेड़ पौधे ही लिख देते हैं, पेड़ जैसे। अगर निर्जीव अजीवी पूछे आपसे तो आप क्या कहेंगे? अजीवी में निर्जीव प्राणी, जैसे कि आपका टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब हो गया, ये इनमें क्या जीवन है? नहीं है ना, तो ये क्या आ जाएगा? अजीवी प्राणियों में। ठीक है, अजीवी पर्यावरण में। ठीक है, सजीवी पर्यावरण और अजीवी पर्यावरण। अगर पूछा जाता है प्राकृतिक पर्यावरण के घटक बताओ तो जीवी पर्यावरण, अजीवी पर्यावरण। जीवी पर्यावरण में सजीव प्राणियों का संसार। ठीक है, यानी जिनमें जीवन हो, सजीव मतलब जिनमें जीवन उपस्थित हो, और निर्जीव में मतलब जीवन जिसमें ना हो। ठीक है, और जीवन ना हो जैसे पेड़ पौधे हो गए, पर्वत पठार हो गए, ठीक है, मैदान हो गए, इनमें भी जीवन नहीं होता। लेकिन जीवन किस रूप में होता है? इनमें ऊर्जा के रूप में होता है, जैसे कि फसल उगाई जाएगी। इस प्रकार से। चलिए, अब हम पर्यावरण के बारे में पूरी तरीके से समझ गए हैं। तो आपको जो यहाँ पर तस्वीर दिख रही थी प्राकृतिक पर्यावरण की, उसको अब हटाकर हम मानव पर्यावरण देखते हैं। देखिए, अब मानव निर्मित पर्यावरण आपको उधर दिख रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चों को, तो ध्यान से देखिए मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए पहले, उसके बाद लिखिएगा ऑफलाइन। देखो, मानवीय पर्यावरण में हम मानव की पार्श्विक क्रियाओं एवं इसके कार्यों निर्मित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि मानव पर्यावरण यानी मानव निर्मित पर्यावरण में हम मानव आपस में कौन से काम करता है, ठीक है, कौन से काम करता है और वो क्या बनाता है, इसका अध्ययन करते हैं। यही हमने लिखा है यहाँ पर। मानवीय पर्यावरण में हम मानव की पारस्परिक क्रियाओं यानी आपस में जो क्रियाएं करता है, जो काम करता है आपस में, ठीक है, उसको और इसके द्वारा निर्मित वस्तुओं यानी कि जो बनाता है मानव, उसको हम उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? मानव निर्मित पर्यावरण। ध्यान में रखना, मानव आपस में जो काम करे और मानव जो बनाए उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित पर्यावरण। जैसे कि आपस में आपने काम किया, सभी लोगों ने मिलकर खेत में धान काटे, ठीक है, धान काटने के बाद उसको जोड़ा, ठीक है, सभी लोग मिलकर तो जोड़ेंगे, ठीक है,
और उस धान को एक लोग कुटाने गया, ठीक है, और उस धान से जब चावल निकला तो बनाएगा एक लोग ना, क्या बनाएगा, निर्मित। देखो काम क्या किया उसने, धान काटे और झोरे, सभी ने मिलकर पारस्परिक क्रिया करी, धान मिलकर काटे, मिलकर उसको झोरा, फिर एक लोग कुटाने गया, फिर एक लोग ने पकाया उसका। तो परस्परिक क्रिया, परस्पर कार्य क्या हो गया, परस्परिक क्रिया क्या हो गई, धान काटना और झोरना। और फिर निर्मित वस्तुएं, उससे चावल से क्या बनाया जाए, खीर बनाई जा सकती है, ठीक, खिचड़ी बनाई जा सकती है, चावल पकाए जा सकते हैं, पुलाव बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो निर्मित वस्तुएं ये इस प्रकार से हो गई, ठीक है। तो आपको मानव निर्मित पर्यावरण भी समझ में आ गया होगा। मैं एक साइड में हट जाता हूं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण में हमारा आता है परितंत्र। देखिए आपको परितंत्र इधर दिख रहा होगा, ध्यान समझिए। जो आपका परितंत्र होता है उसका निर्माण कैसे होता है, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध को परितंत्र कहते हैं। यानी जो हम लोग आपस में संपर्क करें, आपस में क्रियाकलाप करें, और फिर हमारा पर्यावरण, उससे हम काम करें, उससे काम हमारा संबंध हो। जैसे कि एक पेड़ से हम लोग 2-3 लोग गए, हमारा आपसी क्रियाकलाप हुआ, हम लोग 2-3 लोग गए, फिर एक पेड़ से हमने तोड़े आम, तो आम तोड़ रहे, आम एक प्राकृतिक पर्यावरण है, आम एक प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में आएगा। तो आम हमने प्रकृति से क्या लिया, आम तोड़ा, तो हमारा संपर्क आपस में किससे हुआ, आम से हुआ, ठीक है। तो यानी आपसी संबंध के साथ साथ हमारा प्राकृतिक पर्यावरण से भी संबंध, उसको क्या कहेंगे, परितंत्र कहेंगे, ठीक है। और लिखा में क्या है, जीवधारियों, जीवधारियों में हम सभी आ जाएंगे। हम सभी का मतलब है कीड़े मकोड़े भी आ जाएंगे। एक तालाब में मछली, मेढक, सांप, कीड़े, कछुआ और ये बगुला उगला, ये सब आते हैं आपके, ये सभी आ जाएंगे। जैसे कि तालाब में मछली घास फूस को खाती है, प्लांटन नाम का, हेक्टोप्लांटन नाम का जो पौधा होता है उसको खाती है, ठीक है। और कीड़े मकोड़े छोटे छोटे खा जाती है, तो उससे उसका संबंध हो गया। जल से सभी मछलियों का संबंध, मछलियों से संबंध हो गया। फिर किसी मछली को अगर मेढक खा जाए, कोई सांप खा जाए, और उसी मेढक को जिस मेढक ने मछली को खाया उस मेढक को सांप खा जाए, वो सांप को कोई मोर या बगुला खा जाए, ठीक है, या मछलियों को बगुला खाए, मेढक खाए, तो इन सबका आपसी संबंध हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी कि आपसी संबंध और प्रकृति के संबंध, प्रकृति किसके, तालाब के संपर्क में है, ये सब क्रियाएं तालाब में हो रही है, तो इसको ही परतंत्र कहते हैं, ठीक है। जल परतंत्र अलग होगा, स्थल परतंत्र अलग होगा, मानव परतंत्र अलग होगा, ये सब परतंत्र आपके अलग अलग होंगे, ठीक है। इनको आप जब बीए करेंगे या एमए करेंगे तब आप लोग सीखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम परतंत्र के बारे में समझिए। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध को ही परितंत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक तालाब है, तालाब में बगुला बैठा है, ठीक है, तालाब के साथ बगुला का संपर्क हुआ, ठीक है। तालाब में रह रही मछली को उसने पकड़ा, तो फिर बगुला का मछली से संपर्क हुआ भोजन के रूप में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा परितंत्र हो जाएगा। यानी एक तालाब का यानी जल परितंत्र हो जाएगा। जल में जितनी भी क्रिया हो रही है, दूसरे से संपर्क बनाना, खाना पीना, भोजन, ठीक है, उठना बैठना साथ में। मछलियां गए 4 पाई लगा के, एक बड़ा सा, एक जैसे एक 2-3 मेढक गए, मछलियां खा लेते हैं ना मेढक, देखा है तुम लोगों ने। तो 2-3 मेढक गए, एक बड़ी सी मछली पकड़ के लाए, फिर रखा, चलो आज बनेगी मछली फ्राई, ठीक है, बैठ गए खा रहे हैं, ठीक है। तो मछली फ्राई बना रहे हैं मेढक, इंसान बनाते हैं वैसे मेढक नहीं बनाते, ठीक है। परितंत्र समझ में आ गया। आपसी संबंध के साथ साथ पर्यावरण के साथ संबंध क्या कहलाएगा, परितंत्र, समझ में आ गया। चलिए अब वस्तु विनिमय समझ लेते हैं। इधर देखिए, वस्तु विनिमय आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा एक वीडियोस में। देखिए वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है, इसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है लेकिन धन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि सुफियान ने सवाना से टमाटर लिए और सवाना ने सुफियान से आलू लिए, तो इनके घर में आलू पहुंच के इनके लिए टमाटर, तो टमाटर आलू की सब्जी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ठीक है। तो धन का प्रयोग यह क्या है यहाँ पर, नहीं हुआ, धन का प्रयोग नहीं हुआ ना। जैसे कि सीता ने किसी घर से चावल लिए और सीता से किसी ने उर्द लिए, ठीक है, तो उर्द और चावल का आदान प्रदान हुआ, दोनों घर में धन का तो प्रयोग नहीं हुआ। खिचड़ी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ठीक है, चावल भी बन जाएंगे, खिचड़ी भी बन जाएगी, दाल भी बन जाएगी, ठीक है। इस समय बथुआ का चलन बहुत चल रहा है,
तो जितने भी ऑनलाइन वाले हैं इन लोगों से बथुआ मंगा लें, ठीक है, ऑर्डर कर देंगे पहुंच जाएगा। खेतों में बथुआ बहुत अच्छा होता है, हमें लगता है ज्यादातर सरसों का खेत हो गया इसमें अधिकतर होता है, या फिर बोआ गया गेहूं का खेत नया नया उसमें बथुआ ज्यादा होता है, और बहुत पौष्टिक भी बथुआ होता है, ठीक है। हाँ आलू आलू वगैरह में होता है, जितने भी इस समय फसल होगी बथुआ एक सब्जी के रूप में उपयोग करा जाता है, ठीक है। तो बस तो बिल्कुल समझ में आ गया आप लोग के, ठीक है। अगर पहले, अब तो बहुत कम होता है, पहले कभी धन का प्रयोग हुआ ही नहीं करता था, धन हुआ पैसा हुआ ही नहीं करते थे, पहले सिर्फ और सिर्फ बस बिरमी का ही प्रयोग हुआ करता था। किसी ने चावल ज्यादा उगा लिए, किसी ने उड़द ज्यादा उगा लिए, किसी ने अरहर ज्यादा उगा लिया, आपस में आदान प्रदान कर दिए, 2-3 महीने आदमी काम कर लेता था, सालों खाया करते था बैठे बैठे। तो एक दूसरे इंसान के लिए आपस में वक्त हुआ करता था, लेकिन अब वक्त नहीं है, सब पैसे की होड़ में भाग रहे हैं। पहले इंसान 2-3 महीने मतलब 3 महीने 4 महीने में खेती एक करके चुपचाप शांति से बैठ जाया करता था, 2-3 महीने के लिए आराम से सुकून से खाया पिया। और इस समय क्या है, जैसे ही गेहूं कटा चलो ये बेच दो, जैसे ही धान कटा चलो गन्ना लगा दो, गन्ना एक साल में फिर दे, एक हफ्ता गुजरा नहीं फिर दे उसकी गुड़ाई, फिर पानी, फिर गुड़ाई, फिर पानी, फिर खाद, फिर बीज, मतलब सब एकदम से लगा रहता है। फिर उसको काटा, जैसे काट के गया पर्ची आए रुपए, अरे चलो इसको बुवाई करो गेहूं बहुत जल्दी, खेत में विचार नहीं पड़े रहते। पहले खेत जब परती पड़ा रहता था 1-2 महीने तो उसमें उर्वरक क्षमता ऑटोमेटिक बच जाती थी, जैसे जानवर चढ़ने गए उसमें, खेत आपका पड़ा है परती एकदम से 2-3 महीनों के लिए, सिर्फ धान और गेहूं आप कर रहे हैं तो 2-3 महीनों के लिए परती पड़ा, उसमें जानवर चढ़ने गए, गोबर गिराया, गोबर से खाद बनेगी, और जितना भी वो उसका घास फूस होगा वो सूखेगा, सड़ेगा, सड़ के खाद बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाया करती थी। लेकिन अब क्या है, जैसे ही गेहूं कटा या धान कटा तुरंत ही दूसरी फसल के लिए खेत जोत के बो दी जाती है, ये हो जाता है आजकल। जैसे कि इस समय धान कटा, सबसे पहले धान कटने के बाद तुरंत इंसानों ने सरसों बो दी, अब जैसे ही सरसों कटेगी वैसे ही गन्ना बो देंगे, और जैसे ही गन्ना कटेगा वैसे ही गेहूं बो देंगे, फिर से गेहूं कटा फिर से अगर चाहेंगे धान लगा देंगे या फिर कुछ और कर देंगे। तो इस प्रकार से चल रही है व्यवस्था। तो इस प्रकार से अगर चलती रही तो शायद ही, क्योंकि इस प्रकार से जो व्यवस्था चलती है खेत जो होते हैं अपनी उर्वरक क्षमता वापस नहीं विकसित कर पाते हैं, ठीक है। अब आपको ही है बराबर आपसे काम लिया जाए और शैतानियों को नहीं दिया जाए तो आप लोग भी थक जाएंगे ना, तो वैसे खेती भी थक जाती है, यही होता है। अगर यही चलता रहा तो कुछ समय पश्चात हम लोग फसल उगाने के लायक खेती अपनी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा हम फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, इतनी ज्यादा खादों का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, उसमें कीड़े केचुआ होता है वो भी मर जाता है। केचुआ अधिकतर जो जैविक खादें होती है जैसे गोबर की बनी हुई है, सड़ी गली आपके सब्जियों के छिलके हो गए, ठीक है, इससे जो जितने ज्यादा केचुआ विकसित होता है उसमें उतनी ज्यादा किसी भी फसल में किसी भी खाद बीज में नहीं हो पाता। तो ये सभी हमारे देश के किसानों को भी सोचने की आवश्यकता है, और हम लोग को भी सोचने की आवश्यकता है, और सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है कि खाद का उपयोग कम से कम किया जाए। जैसे कि इस समय जानवर बहुत ज्यादा छोड़ दिए गए, ये हर घर में 2-3 जानवर अगर होते, देखिए सिर्फ अगर आप देखेंगे कृषि कृषि से सिर्फ हमारा विकास नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, अगर आपको विकास चाहिए तो कृषि के साथ साथ आपको पशुपालन करना होगा। यदि आपका जैसे आपके घर से एक लोग है कृषि पर ही वो निर्भर है, अगर वो 500 रुपए कमा के आता है वो सब खेत जुताई में ही दे देता है खेत की, तो क्या फायदा उसके, 1 बीघा जोतने में 400-500 रुपए दे रहा है। तो यदि आपके पास कम खेती है, कम से कम जैसे 1 बीघा गन्ना बोया है आपने, उसको तुम गुड़वाने के लिए मशीन चलवा रहे हो, ठीक है, 1 बीघा में जो मशीन चलवाओगे तो उसमें क्या फायदा तुम्हारे, इससे अच्छा अपने जानवर पाल लो, उससे अपना जोत दो, कुछ 100 रुपए की बचत होगी, और फिर उन जानवरों से आपको गोबर प्राप्त होगा, उसको खाद के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट, जैसे इस समय भैंसें पाली जा रही हैं, भैंस का इतना अच्छा दूध नहीं होता है जितना अच्छा माइंड के लिए आपका गाय का दूध होता है, लेकिन गाय आज क्या है, आजकल घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना। तो ये सब समझने की आवश्यकता है हम लोग कि गायों को इस रूप में ना छोड़ा जाए, गायों और बैलों को, और इसका उपयोग करा जाए। देखो जो आप अब लोग सोचेंगे कि भैंस से भी तो गोबर आता है, गाय से अच्छा भैंस पालें, ताकत भी उसमें ज्यादा होती है, लेकिन जो आप लोग सोचना जो गाय खा जाती है वो भैंस कभी नहीं खाती है,
प्रयोग करके देखना। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ गाय खाती है, भैंस खाती ही नहीं है। उसको क्या चाहिए? भैंस को भूटा चाहिए दूध देने के लिए, अच्छा अच्छा भूटा चाहिए, अच्छा अच्छा आग चाहिए, और आप गाय को छोड़ देंगे हर चीज खानी चली जाती है। ठीक है, अगर कोई खतरनाक चीज है तो वो भी गाय खा जाती है, लेकिन पचा देती है उसको, भैंस बीमार पड़ जाएगी। ठीक है, तो गाय में ये क्षमता होती है, इसीलिए गाय का अधिकतर दूध है या फिर गौमूत्र लोग इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन फिलहाल हमें इसका पता नहीं, प्रयोग हमने कहा नहीं है कि क्या फायदा उससे, क्या नुकसान है। तो बहुत सारी चीजें, जैसे आपको बकरी हो गई, जो गाय खा जाती है वो बकरी नहीं खाती, जो मतलब गाय नहीं खाती तो बकरी खा जाती है। बकरी जो है आपकी, गोट बकरी, ठीक है, ये छिगरी गांव में कहते हैं, ठीक है, जो आपकी बकरी है वो सब कुछ खा जाती है, एक तरफ से जो कुछ आप देखेंगे सब खा जाती है, जैसे जहरीले पदार्थ नहीं खाती है। तो जब बकरी जो सब कुछ खा जाती है, तो अधिकतर लोग कहते हैं बकरी है ये मैं करती रहती है हमेशा, इसको ना पालो, ये सब लेडी बहला देती है, हर जगह डाल देती है। लेकिन अच्छी बात है, सही बात है, नहीं पालना। लेकिन जब सभी पैसे वाले बीमार होते हैं ना, तो कहते हैं बकरी का दूध लाओ, बकरी का दूध लाओ। तब काहे बकरी दूध मांगते हो? दो पीने को मर जाने से अच्छा है, क्या फायदा? पशुपालन, कृषि के साथ साथ अगर किसान पशुपालन करेगा, जैसे आप बकरी पाल ले रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, गाय अपने लिए दूध, गाय है कम दूध देती है, अपने परिवार के लिए रखिए, एक भैंस पाल लीजिए, उसका बेच दीजिए आप। अगर आपके पास एक भैंस कितने लीटर लगभग दूध देती होगी? सवाना तुम्हारे यहाँ है, कितने लीटर देती होगी? 1.5 लीटर। तो कैसी भैंस है तुम्हारी? लगभग 10-10 लीटर भैंस दूध देती है। अच्छा हाँ, तो ऐसा हो सकता है उसका बच्चा नहीं हो गया तो। एक भैंस अच्छी क्वालिटी, अगर अच्छी प्रजाति की भैंस है तो लगभग 10 लीटर दूध देती है। ध्यान से सुनो, अगर आप भैंस करते हैं तो गाय नहीं पालते हैं तो, और एक भैंस 10 लीटर दूध देती है, ठीक है, और कितने रुपए लीटर? 50 रुपए जा रहा होगा, कितना हो गया? 500 रुपए हो गया कि नहीं? 500 रुपए हो गया एक दिन में। अगर 10 लीटर एक भैंस सिर्फ एक भैंस अगर 10 लीटर दे रही है तो एक दिन में आपका 500 रुपए हो जाएगा। और कितना टाइम लगेगा दूहने में उसको? ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगेगा, बस 10-15 मिनट में 500 रुपए आ रहे हैं। और यही कहीं 4-5 भैंसे हों, 5 भैंसे हों तो 50 लीटर हो जाएगा दूध, तो 25 कितना 2500 रुपए आ जाएगा, लगभग आ जाएगा लगभग 2500 रुपए। 5 भैंसों से 2500 रुपए प्रतिदिन बच रहा है तुम्हारा कि नहीं? आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसी में आपने अपने लिए 1-2 गाय भी पाल ली। 2500 क्या आप एक दिन में खेती से बचा पाएंगे? सिर्फ नहीं बचा पाएंगे ना, तो पशुपालन की आवश्यकता भी है हम लोग को, ठीक है। लेकिन ये समझना पड़ेगा पशुपालन, इसके लिए भैंस जब पालोगे तो उसके लिए एक इंसान आपको परमानेंट चाहिए होगा। जब 2500 रुपए प्रत्येक दिन पाओगे तब 100-200 रुपए प्रत्येक दिन एक इंसान को दे दोगे दूहने के लिए और उसको घास देने के लिए, तो कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई खूबसूरत वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।